साल 2026। भारत की करोड़ों रसोइयों में अचानक डर फैल गया था। कुछ शहरों में सिलेंडर खत्म हो चुके थे और हजारों घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। लोग गैस एजेंसियों के बाहर घंटों लाइन में खड़े थे और जो सिलेंडर 900 रुपए में मिलता था वही ब्लैक मार्केट में 4000 रुपए तक बिक रहा था। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक भारत एलपीजी क्राइसिस का शिकार हो गया? क्या यह सिर्फ एक युद्ध का असर था या इसके पीछे छिपी थी भारत की सबसे बड़ी एनर्जी कमजोरी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल फिर ऐसा क्राइसिस आया तो क्या भारत तैयार है? आज की इस 2D डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे 2026 के भारत एलपीजी क्राइसिस की पूरी कहानी। कब शुरू हुआ, कैसे बढ़ा, किसकी वजह से हुआ, कितना महंगा हुआ, कितने लोग प्रभावित हुए और वो कौन सी गलती थी जिसने पूरे देश को संकट में डाल दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी हिस्सा हर भारतीय को जानना चाहिए। साल 2026 की शुरुआत भारत के लिए सामान्य थी। देश तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में हालात खराब होने लगे थे। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा था। समुद्र में हमले हो रहे थे, तेल के जहाजों को रोका जा रहा था और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खतरे में आ चुका था। अब बहुत लोगों को लगता है कि यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता है, लेकिन असलियत में यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल और एलपीजी सप्लाई गुजरता है। और भारत के लिए यह रास्ता किसी लाइफलाइन से कम नहीं था, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 से 65% एलपीजी इंपोर्ट करता है और उसमें से लगभग 85 से 90% एलपीजी वेस्ट एशिया से आता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट रुकता है तो भारत की गैस सप्लाई हिल जाती है। फरवरी 2026 के आखिर तक भारत की ऑयल कंपनीज को साफ दिखाई देने लगा था कि आने वाले दिनों में एलपीजी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन असली संकट शुरू हुआ मार्च 2026 में। शिपिंग कंपनीज ने रिस्क बढ़ने की वजह से जहाज भेजने कम कर दिए, इंश्योरेंस महंगे हो गए और कई टैंकर्स डिले होने लगे। धीरे धीरे एलपीजी टर्मिनल्स पर दबाव बढ़ने लगा। पहले सप्लाई कुछ घंटों लेट हुई, फिर कुछ दिन और फिर कई शहरों में सिलेंडर की कमी की खबरें आने लगी। साउथ इंडिया सबसे पहले प्रभावित हुआ। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, यहां कमर्शियल एलपीजी की भारी कमी देखने को मिली। फिर असर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई शहरों तक पहुंच गया। कुछ जगह लोगों को सिलेंडर के लिए 10 से 20 दिन तक इंतजार करना पड़ा। गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लाइनें लगने लगी। लोग पैनिक बाइंग करने लगे, जिसे जरूरत नहीं थी वो भी एक्स्ट्रा सिलेंडर बुक करने लगा। और यही वो समय था जब क्राइसिस और ज्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि भारत के पास एलपीजी का बहुत बड़ा बैकअप स्टोरेज नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास केवल 15 से 22 दिनों का इफेक्टिव एलपीजी बफर था। यानी अगर इंपोर्ट रुक जाए तो कुछ ही दिनों में देश की सप्लाई टूट सकती थी। अब सबसे बड़ा असर पड़ा आम लोगों पर। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए तक पहुंच गई। लेकिन असली झटका कमर्शियल एलपीजी में लगा, जो सिलेंडर लगभग 2200 रुपए का था। वो कई शहरों में 3200 रुपए तक पहुंच गया और ब्लैक मार्केट में कुछ जगह वही सिलेंडर 4000 रुपए से 4500 रुपए तक बेचा जाने लगा। होटल, ढाबे, बेकरी, स्वीट शॉप्स, सबकी लागत अचानक बढ़ गई। बेंगलुरु के कई छोटे उद्योगों ने दावा किया कि उन्हें 20 से 30% तक नुकसान हुआ। कुछ छोटे कारखानों ने प्रोडक्शन कम कर दिया। स्ट्रीट फूड वेंडर्स की कमाई गिरने लगी।
और सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीब परिवारों को हुई जो पहले ही महंगाई से जूझ रहे थे। कई परिवारों ने दोबारा लकड़ी और कोयले पर खाना बनाना शुरू कर दिया। अब सवाल उठने लगा था, क्या भारत सच में इतने बड़े क्राइसिस के लिए तैयार नहीं था? दरअसल ये क्राइसिस सिर्फ युद्ध की वजह से नहीं हुआ था। इसके पीछे भारत की कुछ पुरानी कमजोरियां भी थी। पहली कमजोरी, इंपोर्ट डिपेंडेंस। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है। दूसरी कमजोरी, वेस्ट एशिया पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। अगर वही रीजन प्रभावित हो जाए तो भारत के पास तुरंत दूसरा बड़ा विकल्प नहीं बचता। तीसरी कमजोरी, कम स्टोरेज कैपेसिटी। और चौथी कमजोरी, पैनिक बाइंग। जब लोग डरकर जरूरत से ज्यादा खरीदना शुरू करते हैं तो सप्लाई सिस्टम और तेजी से टूटने लगता है। अब सरकार पर दबाव तेजी से बढ़ रहा था। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या देश में गैस खत्म होने वाली है? क्या आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ेगी? क्या ये क्राइसिस और बड़ा होने वाला है? इसके बाद सरकार ने इमरजेंसी स्टेप्स लेना शुरू किया। सबसे पहले डोमेस्टिक सप्लाई को प्रायोरिटी दी गई, यानी पहले घरों में सिलेंडर पहुंचाने पर फोकस किया गया। फिर रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमेस्टिक प्रोडक्शन लगभग 25 से 30% तक बढ़ाने की कोशिश की गई। सरकार ने लोगों से पैनिक बुकिंग न करने की अपील की। साथ ही मिडिल ईस्ट के अलावा दूसरे देशों से एलपीजी खरीदने की कोशिश शुरू हुई। धीरे धीरे हालात थोड़ा स्टेबल होने लगे, लेकिन कमर्शियल सेक्टर अभी भी संघर्ष कर रहा था। कई छोटे बिजनेस महीनों तक रिकवर नहीं कर पाए। इस क्राइसिस ने भारत को एक बहुत बड़ा सबक दिया, एक ऐसा सबक जो आने वाले दशकों की एनर्जी पॉलिसी बदल सकता है। और वो सबक था, अगर कोई देश अपनी एनर्जी के लिए जरूरत से ज्यादा दूसरे देशों पर निर्भर हो जाए तो युद्ध कहीं भी हो, असर सीधे आम जनता की रसोई तक पहुंचता है। 2026 का एलपीजी क्राइसिस सिर्फ गैस की कमी नहीं था, ये एक वार्निंग थी। वार्निंग की भविष्य में ऑयल और गैस को लेकर दुनिया में और बड़े संकट आ सकते हैं, और अगर भारत को सुरक्षित रहना है तो उसे अपने एनर्जी सोर्सेज मजबूत करने होंगे, स्टोरेज बढ़ाना होगा और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करनी होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर कल फिर ऐसा क्राइसिस आता है तो क्या भारत तैयार होगा? क्या हमें इलेक्ट्रिक कुकिंग और अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि भविष्य में ऑयल और गैस को लेकर दुनिया में और बड़े संघर्ष हो सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। कमेंट में लिखिए, इंडिया नीड्स एनर्जी पावर, ताकि मुझे पता चले कि आप उन लोगों में जो सिर्फ खबरें नहीं देखते बल्कि देश के भविष्य को समझना भी चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी बड़ी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने की ताकत देता है। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम बताएंगे कैसे दुनिया की ऑयल पॉलिटिक्स आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी बदल सकती है। जय हिंद।